नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा व समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम जियोस्ट्रॉफिक विंड यानी कि भू विक्षेपी पवनों को समझेंगे, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 25 है, जो कि क्लास 26 है। इससे पहले 25 क्लासें पड़ी हुई हैं, आपके यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई हैं। तो साथियों, ये जियोस्ट्रॉफिक विंड एक तरीके से जेट स्ट्रीम, मतलब जियोस्ट्रॉफिक विंड के एक एग्जाम्पल होते हैं जेट स्ट्रीम, जो कि आगे के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं। जेट स्ट्रीम्स के बारे में समझा है, जाना है। ठीक है ना। आगे के मतलब 27 क्लास 27 क्लास 28 जेट स्ट्रीम के बारे में ही बता रहा है। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड के ही एग्जाम्पल में ये जेट स्ट्रीम आती हैं। ठीक है। तो साथियों, यदि आपको पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास होगी, दोनों भाषाओं में क्लास है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप जानते हैं, हम दो बुक को फॉलो कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, और फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, दोनों ही माध्यम में इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, जियोस्ट्रॉफिक विंड को समझने के लिए हमने विंड के क्लास में आपको तीन प्रकार की विंड के बारे में बताया है। प्राइमरी विंड्स यानी कि प्राथमिक हवाएं, सेकेंडरी विंड्स यानी कि द्वितीयक हवाएं, टर्सरी विंड यानी कि तृतीयक हवाएं। बाकायदा हमने जब विंड के चैप्टर में बात किया तो बाइलिंगुअल बात किया, हवाएं क्या होती हैं, विंड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में बात किया है। आज हम उसका इंट्रो लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंडरी विंड्स, सॉरी, प्राइमरी विंड्स, इनको प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। ग्रहीय पवने, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर वेस्टर्लीज यानी कि व्यापारिक हवाएं, पछुआ पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में समझा है। ठीक है। अब साथियों, जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है, मैं आगे के 27 28 क्लास में ये पहले ही बता रखा हूं। जो जो एक तरीके से जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ये दो प्रकार की जेट स्ट्रीम आप देख रहे हैं। पोलर जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। यहां भी आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपको मिल जाएगा, सब ट्रॉपिकल। और यहां देखेंगे तो सब पोलर जेट स्ट्रीम यहां भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है 27 और 28 क्लास में कि जो क्लास नंबर 27 28 में बोल रहा हूं बेटा, ये चीज ध्यान में रखना, पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी मतलब एक तरीके से नॉर्थन हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर दोनों में पाए जाते हैं। और कैसे मूव करते हैं ये हमने उस क्लास में बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है, और यहां मैंने बताया है। यहां पर देख सकते हैं आप, जहां पर पोलर एयर से, ये तभी समझ पाएंगे जब आप विंड्स की क्लास किए हो। पोलर एयर समझ पा रहे हो कि नहीं। पोलर एयर, पोलर एयर का मतलब होता है ये जो आप साइकिल देख पा रहे हो साथियों, इसे हम पोलार सेल के नाम से जानते हैं, पोलार सेल। ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, फेरल सेल के नाम से, फेरल सेल। और ये क्या है भाई, हेडली सेल है, हेडली सेल। तो फेरल सेल, हेडली सेल, फेरल पोलर सेल, ये विंड वाले चैप्टर में परमानेंट, ध्यान में रखना, सनातनी हवाओं वाले चैप्टर में आपको मैंने बहुत विस्तार से जिक्र किया है। पोलर सेल क्या होते हैं, फेरल सेल क्या होते हैं बेटा, हेडली सेल क्या होते हैं। यहां जो अक्षांश, जहां पर ये आप देख रहे हैं फेरल सेल का ये वाली साइड जो गिर रही है, और हेडली सेल की जो ये साइड गिर रही है, ये 30 से 35 वाली बेल्ट है बेटा। ये 30 से 35 डिग्री वाला अक्षांश है, यानी कि बेल्ट है। जबकि यहीं ये 60 से 65 वाली बेल्ट है। जब सूर्य देव बिल्कुल इक्वेटर पर चमके तब की ये स्थिति है। नहीं तो जैसे ही सूर्य की किरणें सदर्न हेमीस्फीयर में आ जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगी, ये सारे सेल भी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ये मैंने उस क्लास में बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। इसी को हम कहते हैं प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट होना। जैसे 30 से 35 वाली जो बेल्ट है साथियों, इसको किस नाम से जानते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। इसे हम हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उच्च दाब पेटी के नाम से जानते हैं। और वहीं पर ये वाली जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको साथियों हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। वहां पर बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है मैंने, यानी कि उपसीत निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पर
जिक्र किया है। तो साथियों, ये फेरल सेल है, बहुत अच्छे से समझ में आया। ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल एयर, या इस चीज को, ये इस वर्ड को ध्यान में ना कर रखो। हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ये तीन सेल उत्तरी गोलार्ध में भी बन रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी बन रही हैं, हवा में बन रही हैं, क्योंकि ये तो पृथ्वी है, ये तो भाई अर्थ है ना, पृथ्वी पर ये बन रही है। यानी कि ये कैसे चल रही है, ये देखिए, जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, तो ये कुछ इस तरीके से, ऐसे हवा उठ रही है, ऐसे पृथ्वी पर उतर रही है, ऐसे हवा ऊपर उठ रही है और ऐसे उतर रही है। क्लियर? इस तरीके से ये चल रही है, ये हवाएं इस तरीके से चल रही है। ये बात समझ रहे हैं? ये जैसे सब ट्रॉपिकल, ये मान लीजिए सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये बीच में हवाएं कैसे चल रही हैं, बहुत ध्यान से समझने योग्य है। ये इस तरीके से हवाएं, हवाओं का मूवमेंट आप देखेंगे, इस तरीके से हवाओं का मूवमेंट देखेंगे बेटा। ये बात क्लियर? इस तरीके से हवाओं का मूवमेंट आप देखेंगे, इस तरीके से हवाओं का मूवमेंट आप देखेंगे, और हवा में इस तरीके से हवाएं चलती रहेंगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। ये देखिए, अब ये पृथ्वी घूमना बंद कर रही है, ये हवा ऊपर जा रही है, ये हेडली सेल की बात कर रहे हैं, हेडली सेल। ये देखिए यूं जा रही है, तो इसको इस तरीके से दिखाए हैं, फेरल का नियम भी लग जाता है ना। अब देखो, फेरल का नियम भी हम बताने लगे, यही मैं हाई प्रेशर लो प्रेशर भी समझाने लगूं, तो बहुत ज्यादा, इसको बहुत टुकड़ों में समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्लाइमेटोलॉजी है बेटा, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं? तो अगर टुकड़ों में समझेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। अगर टुकड़ों में नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या ही हम समझा रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हो? तो एक तरीके से वहां पहले परमानेंट विंड वाला चैप्टर देख लेना है, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल देख लेना है, फिर इस पर आना है। तो आप देख लिए फेरल सेल, हेडली सेल। जेट स्ट्रीम जो बन रही है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक यहां बन रही है, एक यहां पर बन रही है। और साथियों, ये जो हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जो जेट स्ट्रीम है, ये मूव कैसे कर रही हैं, ये कुछ इस तरीके से घूम रही हैं। ये देख, ये हमारी पृथ्वी पर, ये किसके बीच में बन रही हैं? तो नीचे कौन सी सेल है? हेडली। ऊपर कौन सी है? फेरल। फेरल। तो फेरल सेल हेडली सेल के बीच में देखो जेट स्ट्रीम बन रही है, ये इस तरीके से सर्पिलाकार घूम रही है। ऐसे देखो, फेरल सेल नीचे है और पोलर सेल ऊपर है, इनके बीच में ये बन रही है, ये देखिए ये बन रही है, इस तरीके से ये घूम रही है, ये सर्पाकार पथ अपना रही है। ये देखिए, यही तो समझा है। ये बात क्लियर? यही तो वो चीज समझाए। अच्छा, इस चीज को यहां भी समझ सकते हो। ये देखिए, ये कौन सी सेल है भाई? पोलर। ये कौन सी है? फेरल। ये कौन सी है? हेडली। यहां कैसे मूवमेंट है आप देख सकते हैं। देखिए, इनके बीच में कौन सी सेल चल रही है, इनके बीच में, ये देखिए यहां भी पोलर सेल ही है ना, तो ये इस तरीके से मूवमेंट, सब पोलर हवाएं। यहां पर देखिए, सब ट्रॉपिकल जेट है, यहां नहीं बन रही, ऐसे सब ट्रॉपिकल जेट है, ऐसे सब पोलर जेट है। क्यों बनती हैं ये? और ये भू विक्षेपी पवनें क्यों है? ये भू विक्षेपी से इनका क्या रिलेशन है? इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इन्हीं हम जेट स्ट्रीम। तो ऊपर वाला कौन सी जेट स्ट्रीम है साहब? ऊपर वाला कौन सा जेट स्ट्रीम है? एक मिनट, ये ऊपर वाला तो सब पोलर जेट है, ये वाला सब ट्रॉपिकल जेट है, ये वाला सब ट्रॉपिकल जेट है, ये वाला सब पोलर जेट है। ये बात समझ पा रहे हो? सब ट्रॉपिकल जेट, सब पोलर जेट, ये कहां चलते हैं? ऊपरी वायुमंडल में। अच्छा, किसके बीच में? तो पोलर फेरल सेल के बीच में कौन चल रहा है? सब पोलर जेट। ऊपरी वायुमंडल, नीचे नहीं, धरातल पर चल रहे हैं। फेरल और हेडली सेल चल रहे हैं कहां पर? सब ट्रॉपिकल जेट। जब फेरल और हेडली के बीच में सब ट्रॉपिकल जेट,
अब ये भू विक्षेपी कैसे हो जाती है, तो बात समझिए साहब। अब जो क्लास पीछे आप देख चुके हैं उसी के बेस में मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप वो वीडियो देख कर आए होंगे। वो मैं उम्मीद करता हूं बेहतर ढंग से कि आप वो सारी वीडियो देख कर आए होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है बेटा, यहां 0 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ है। ऐसे यहां पर भी जाओगे 30 से 35 डिग्री मिलेगा, सॉरी, ऐसे यहां भी जाओगे तो 60 से 65 मिलेगा। तो यहां पर देखो होता क्या है असल में, होता असल में बेटा ये है, यहां एक हवा का कॉलम बना, एक यहां पर हवा का कॉलम बना। अब देखा जाए तो ये दोनों 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये बिल्कुल इक्वेटर का जोन है। यहां पर तेजी से हवा ऊपर की ओर उठती है। ये दोनों वार्म हवा है, दोनों वार्म हवा है। लेकिन साथियों यहां पर अगर देखोगे 30 से 35 वाली पर जो हवा है, ऐसे 60 से 65 में जो हवा का कॉलम है, मैं उम्मीद करता हूं वो वीडियो देख कर आ रहे होंगे तभी आप इसको समझ पाओगे। वैसे देखते क्या हो, फेरल सेल हेडली सेल कैसे बनता है साथियों, देखते ये हो, 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 5 डिग्री साउथ, 30 से 35, 60 से 65, 80 से 90। बहुत ध्यान से समझिए, 5 डिग्री से हवा उतर के 30 पे उतरती है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये कैसा बेल्ट है, ये कैसी बेल्ट है भाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर बहुत ध्यान से समझिए, यहां से हवा ऊपर उठती है और यूं उतरती है, ऐसे साउथ में भी 30 से 35 पर उतरेगी, 30 से 35 पर उतरेगी। इसी को तो हम फेरल सेल कहते हैं। और नीचे उतर कर क्या करती है, फिर आती है, फिर यूं चढ़ती है, नीचे उतर कर यूं। तो ये देखो एक साइकिल मेंटेन है। इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं बेटा, इसी को हेडली सेल के नाम से पुकारते हैं। हेडली सेल साउथ में भी बना और इसमें भी बना। यहां पर आइए, यहां पर आइए, ये क्या होता है, लो प्रेशर, यहां हवा ऊपर उठी, यहां नीचे उतरी, तभी तो हाई प्रेशर कर रही है, तभी तो बेटा हाई प्रेशर कर रही है। ये इधर, ये तुम्हारी पोलर सेल है, यहां से हवा उतरी, उठी और यूं गिर रही है। ठीक है, इसे हम कौन सी सेल कहते हैं, पोलर। इसे हम कौन सी सेल कहते हैं, फेरल। इसे क्या बोलते हैं, हेडली, हेडली। बात समझ गए? तो यही चीज अभी मैं यहां पर दिखा रहा था, ये वाली सेल, इसी को मैं यहां पर इस तरीके से दिखा रहा हूं। तो बात समझिए, ये देखो 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, यहां दोनों तरफ हवा उठी है। इसका एक कॉलम बनाया, इसका एक कॉलम बनाया, दोनों हवा ऊपर उठी। 30 से 35 देखो, दो हवा उतर रही है, एक इस साइड से उतर रही है, एक इस साइड से उतर रही है। तो ये देखिए, एक इस साइड से उतर रही है, एक इस साइड से। यहां पर आप देखेंगे 60 से 65 पे दोनों हवाएं ऊपर उठ रही है, ये देखिए। अब यहां थोड़ा सा देखिएगा बेटा, देखिए यहां तो दोनों वार्म है, लेकिन ये बताओ 30 से 35 में कौन वार्म होगा। 35 वाला चूंकि इक्वेटर की तरफ है, यही तो इक्वेटर है, यही तो इक्वेटर है बेटा, यही तो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में। तो ये कैसी होगी, वार्म। ये जबकि कैसी होगी बेटा, कोल्ड। जबकि ये 60 से 65 में यहां भी आप देखोगे अपेक्षाकृत ये कैसी होगी, वार्म, और ये कैसी होगी, कोल्ड।
देखो बेटा, हम इनसे इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, यहां कई लोग गड़बड़ा जाएंगे मामला। ये दोनों हवाओं की हम तुलना कर रहे हैं, तो ये कंपैरेटिवली वार्म होगी, ये कंपैरेटिवली कोल्ड होगी। यहां पर देखा जाए कौन वार्म कौन कोल्ड, तो ये कंपैरेटिवली वार्म होगी, ये कंपैरेटिवली कोल्ड होगी। यहां पर दोनों वार्म होंगी, दोनों वार्म होंगी। क्लियर? अब आप जानते हैं ये हवा वाकई रियल में उठ रही है, लेकिन तेजी से कौन ऊपर उठेगी? जो वार्म होगी वो तेजी से ऊपर उठेगी, और ऊपर उठकर कोल्ड की तरफ बढ़ेगी कि नहीं, थोड़ा सा। बात को समझिए। यहां दोनों हालांकि नीचे जा रही हैं, यहां देखो दोनों कॉलम नीचे जा रही हैं, दोनों नीचे बैठ रहे बेटा। लेकिन यहां अगर देखा जाए, हम कंपैरेटिवली तुलना करें, तो ऊपर कौन जा रहा है? ये। तो ये कैसे जाएगा भाई? आप समझिए, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया। ये इस दिशा में कोल्ड से वार्म की जाएगा, क्योंकि यहां कोल्ड की तरफ तो हवा ज्यादा, एक तरीके से देखा जाए ये वार्म, ये हवा वार्म है तो ऊपर उठेगी। यहां पर क्या होगा बेटा? हाई प्रेशर। और यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर। ऐसे में, एक मिनट, आप बात को समझिए पहले, फिर इसको हम करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझना, तभी ये समझ में आएगा। ये 65 डिग्री पे जो ऊपर कॉलम उठ रहा है, क्योंकि ये हवा कंपैरेटिवली वार्म है, वार्म है तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो हाई प्रेशर बना देगी। ये हवा कंपैरेटिवली कोल्ड है, तो ये बेटा नीचे की ओर बैठेगी, ये नीचे की तरफ बैठेगी, तो इधर क्या होगा बेटा? लो प्रेशर होगा। ऐसे में हवा, ये वार्म हवा कोल्ड की तरफ भागेगी। बात समझ गए? ऐसे ही बेटा वार्म यहां है, कंपैरेटिवली ऊपर जाएगी, कोल्ड वाली कंपैरेटिवली नीचे जाएगी, ये इधर जाएगी। क्या यहां ऐसा कोई मूवमेंट होगा? क्योंकि दोनों हवा वार्म है, इसलिए यहां कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब बात समझिएगा, हम किसके बीच की बात कर रहे हैं बेटा? हम किसके बीच की बात कर रहे हैं? ये देखो, यहां पर कुछ हवा यूं मूव करेगी, यहां पर कुछ हवा यूं मूव करेगी। बात समझ रहे हैं? यहां पर कुछ हवा ऐसे मूव करेगी कि नहीं? यहां ऐसे कुछ मूव, यानी कि समझो, फेरल और हेडली के बीच में कुछ हवा पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर मूव कर रही है कि नहीं? और वैसे ही 60 से 65 वाले के बीच में, यानी कि फेरल पोलर के बीच में कुछ हवा पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मूव कर रही है कि नहीं? इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? ये प्रेशर ग्रेडियंट विंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर जो विंड है, ये पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रही है, यहां भी पश्चिम से पूरब मूव कर रही है। अब यहां पर एक चीज हमें समझना है भाई, यहां पर जाहिर सी बात है, जैसे आप समझिए, यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहां क्यों नहीं चली ऐसे? क्योंकि दोनों ही विंड कैसी हैं बेटा? वार्म विंड है। दोनों ही विंड कैसी हैं? वार्म विंड है। यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है। आपको लग रहा है साथियों कि ये पश्चिम से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। जबकि हाई प्रेशर इस तरफ है, लो प्रेशर इस तरफ है, ऐसे मूव कर रही है। जबकि साथियों ये मूव ऐसे करती है। ये मेरे हाथ को देखिए आप, मूव, इनका मूवमेंट इस तरीके से होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर एक तरफ, बात समझिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर इस तरफ है, और इनका मूवमेंट इस तरीके से होता है। मतलब ये देखिए हाई प्रेशर वाली बेल्ट, और इधर देखिए लो प्रेशर वाली बेल्ट है। इनको चलना कैसे चाहिए था? ऐसे। लेकिन ऐसे ये नहीं मूव कर रही है, मूव ये ऐसे नहीं कर रही है। फिर कैसे मूव कर रही है? ये कैसे मूव कर रही हैं? ये कुछ इस दिशा में मूव कर रही है, पश्चिम से पूरब इस दिशा में मूव कर रही है। ये देखो भाई, अगर ऐसा होता तो ये चलना चाहिए ना इधर। अगर आप इसमें देखेंगे तो बेहतर समझ में आएंगे। जैसे यहां पर आप समझिए, यहां हाई प्रेशर था, यहां लो प्रेशर था, तो इनको ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं चल रही है। ये यूं इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। इनको इस दिशा में चलना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ऐसे चल रही है। मतलब उस साइड पूर्व की ओर चल रही हैं, तभी तो इनको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस दिशा में, डायरेक्शन में चल रही हैं बेटा। किस दिशा में चल रही हैं? ये चलना हाई प्रेशर नीचे, लो प्रेशर ऊपर, इनको चलना ऐसे चाहिए, लेकिन देखो कैसे चल रही हैं। ऐसे पूरे पृथ्वी पर इस तरीके से विसर्पाकार पथ अपनाती हैं। अब इनके विसर्पण के लिए मैंने जेट स्ट्रीम में आपको पढ़ाया है, क्लास जो अगली क्लास है,
आप देखेंगे जो 27वीं 28वीं क्लास है, उसमें मैं जेट स्ट्रीम के मियंडरिंग के बारे में ही बताया है। समझ रहे हैं? उसमें उस क्लास को मैंने पहले अपलोड कर दिया है। ये 26वीं क्लास पहले बना रखे हैं, हालांकि मैं सीरीज से पूरी लगा ही रखा हूं। पहले 26 देखिए, फिर 27 देखिए, फिर 28 देखिए। समझ रहे हैं? ये देखिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे इनको भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे ऐसे चलना चाहिए था। लेकिन साथियों चल कैसे रही है, ये देखिए पूरी पृथ्वी पर इस दिशा में चल रही है। मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर था। इनको चलना ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे ना चलकर ये सीधे इस दिशा में चल रही हैं, आगे की ओर उनके पैरेलल चल रही हैं। अब इसका चलने का मेन कारण क्या है साथियों? कोरियालिस बल का सर्वाधिक हो जाना। यहां मैंने पीछे अभी कहीं लिख दिया था, उल्टा मैंने लिख दिया था। क्या लिख दिया था? कि जैसे जैसे आप, उल्टा नहीं शायद सही लिखा था, हाँ, अब वो देखना पड़ेगा। क्या मैंने कहा था? जैसे जैसे साथियों आप इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, कोरियालिस बल, साथियों कोरियोलिस बल, कोरियोलिस मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है। कोरियोलिस फोर्स का मान सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा। ऐसे ही साथियों, जैसे जैसे ही आप हाइट पर, एल्टीट्यूड पर चढ़ते जाएंगे, एल्टीट्यूड पर चढ़ते जाएंगे, ऊंचाई पर, हाइट मतलब ऊंचाई पर, जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे साथियों कोरियालिस फोर्स बढ़ता जाएगा। अब इसका क्या मतलब हम समझे, आइए मैं समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए बेटा, ये आपका मान लीजिए, हाँ, 20 से 25 डिग्री वाला अक्षांश है। ये आपका हो जाएगा 40 से 50 वाला। यहां पर अक्षांश, यहां पर मान लीजिए 80 से 90 वाला है बेल्ट। यही है सबसे लास्ट। अब इक्वेटर यहां कहीं होगा। ठीक है, इक्वेटर से आप पोल की ओर जा रहे हो, तो देखो यहां होता क्या है। मान लीजिए इसका प्रेशर कितना है, मान लीजिए इसका प्रेशर कितना है, 20 से 25 वाली का मान लीजिए 1065 मिलीबार। इसका पता लगा 1025 मिलीबार। इसका मान लीजिए 1000 मिलीबार। अब बात को समझना बेटा, 1000 मिलीबार का प्रेशर 80 से 90 वाली बेल्ट के पास है। 10 से 1025 मिलीबार 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर है मान लीजिए। 10 से 65 डिग्री, सॉरी 1065 मिलीबार 20 से 25 लैटिट्यूड या 20 से 25 अक्षांश पर है। ये 20 से 25 अक्षांश कहीं यहां कहीं होगा, 40 से 45 कहीं ऊपर होगा, और 50 से ऊपर होगा, और 80 से 90 यहां होगा। मैंने क्या कहा? अक्षांशों का मान बढ़ा दिया, लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ा दी। अब हवा किधर से किधर जाएगी? ऊपर जा रही होगी। बात को समझिए। अब हवा क्या करेगी? 20 से 25 से 40 से 50 की ओर जाएगी, क्योंकि यहां 1065 मिलीबार ये हाई प्रेशर पर है ना, और जबकि ये वाला लो प्रेशर पर है। तो ये क्या करेगा? यहां से हवा ऊपर जानी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन साथियों कोरियालिस बल लगेगा, और कोरियालिस बल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड चलेगा। तो राइट साइड लगने के कारण, राइट साइड लगने के कारण हवा, ये कोरियालिस बल है, ये कोरियालिस फोर्स है। और ये क्या है जो ऊपर की ओर है? ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। बात को समझना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऊपर की ओर लग रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब प्रवणता बल, दाब प्रवणता, प्रवणता बल, दाब प्रवणता बल। और ये क्या है? ये इस साइड में क्या लग रहा है भाई? इस साइड में क्या लग रहा है? कोरियालिस फोर्स है, यानी कि कोरियालिस बल है, कोरियालिस बल है। समझ रहे हैं? अब कोरियालिस बल किस राइट साइड लग रहा है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो हवा किस तरफ मुड़ेगी? ये डॉट डॉट से देखो हवा का मूवमेंट है। बात समझ गए?
अब साथियों जैसे ही हम ऊपर गए 40 से 50 और 80 से 90 की हम तुलना करें तो ये तो हाई प्रेशर पे हो जाएगा 40 से 50 वाला। 80 से 90 लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि यहां 1025 मिली बार है, यहां 1000 मिली बार है। बात समझना। अब यहां भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा और यहां कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक हो जाएगा, कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक हो जाएगा। ऐसे में साथियों जो हवा होगी वो और कोरियालिस बल के इफेक्ट के कारण इस दिशा में चलने लगेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलने लगेगी कि नहीं? तो यहां देखो, कोरियालिस बल जैसे बढ़ा तो हमारी हवा, जो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो ये क्या है प्रेशर, ये देखिए ये क्या है भाई, आइसोबार है। ये जो प्रेशर को बता रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार। 80 से 90 वाला आइसोबार 1000 मिलीबार का है। 40 से 50 वाला मिलीबार, ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, समदाब रेखा। इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, समदाब रेखा। बहुत ध्यान से समझिए एक एक चीज। समदाब रेखा इसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोबार कहते हैं। ये क्या दिखा रहा है, प्रेशर को बता रहा है। 80 से 90 पे कितना प्रेशर है, 1000 मिलीबार का। तो ये वाली जो यहां से यहां तक ये जो खींची गई है, ये से 80 से 90 वाली जो एक बेल्ट है, ये 1000 मिलीबार का आइसोबार भी दिखा रही है। ऐसे बेटा देखो 40 से 50 वाला 1025 मिलीबार को दिखा रहा है, तो ये आइसोबार किसका है, 1025 मिलीबार का आइसोबार है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण जो विंड है, जो विंड है साथियों, वो दो आइसोबार के पैरेलल हो गई कि नहीं। 80 से 90 वाले के पैरेलल चल रही है कि नहीं बताओ, ये 80 से 90 और 40 से 50 के भी पैरेलल चल रही है कि नहीं। तो एक तरीके से आप देखो, कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक हो जाने से जो विंड होती है वो किसके पैरेलल चलने लगती है, वो बेटा आइसोबार के समदाब रेखाओं के पैरेलल चलती है। पहले कैसे जा रही थी, एक समदाब रेखा से दूसरी समदाब रेखा, यानी कि एक आइसोबार से कहां जा रही थी, दूसरे आइसोबार। लेकिन साथियों कोरियालिस बल यदि ज्यादा हो जाए तो आइसोबार के ये पैरेलल समानांतर प्रवाहित होने लगेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं, समानांतर प्रवाहित होने लगेंगी। इसको थोड़ा कई बार जब वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइसोबार का मतलब क्या, जो प्रेशर को दिखाए उसी को बेटा आइसोबार कहते हैं। जैसे ये वाली लाइन मान लो हम खींचे और ये 1000 मिली बार का है, समझ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो रेखा है ये आइसोबार किसकी है, 1000 मिली बार की आइसोबार दिखा रही है। 1000 मिली बार की एक तरीके से क्या बता रही है, आइसोबार। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। 40 से 50 से 80 से 90, 20 से 25 से 40 से 50, ये कैसे मूवमेंट कर रही है। तो जब हवा धरातल पर होती है साथियों, तो वहां एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करता है, घर्षण बल, जिससे हवा की गति प्रभावित होती है, हवा की गति धीमे होती है। समझ रहे हैं। अब अगर हम घर्षण बल को बिल्कुल नगण्य मान लें, बिल्कुल हटा दें, शून्य मान लें, तो जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते जाएंगे साथियों कोरियालिस बल का मान बढ़ता है, क्योंकि कोरियालिस बल का एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा था, 2v साइन थीटा। थीटा अगर 90 हो जाए तो बेटा ये कोरियालिस बल का फॉर्मूला है, कोरियोलिस बल का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है, क्या है, 2v साइन थीटा। 2v साइन थीटा क्या दिखा रहा है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की डिग्री 90 डिग्री हो जाए, तो बात को समझिए, सबसे ज्यादा कोरियालिस फोर्स कहां पर होगा, पोल्स पर। शून्य कहां होगा, जब साइन जीरो का मान जीरो ही तो होता है, तो इक्वेटर पर जो कोरियालिस फोर्स होता है बिल्कुल जीरो होता है, इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ता है। तो साथियों यहां वही चीज लिखिए, इक्वेटर से पोल की ओर जैसे जाएंगे कोरियालिस फोर्स बढ़ेगा, हाइट पर जाएंगे, एल्टीट्यूड पर बढ़ा जाएंगे तब भी ऊंचाई पर फोर्स बढ़ेगा। तो साथियों जब हम क्या बात बोल रहे भाई, हमने यही बात तो बोला आपसे, ये कहां चल रही हैं, ये क्या नीचे चल रही हैं, ये यहां नहीं है, ये ऊपर है साहब, पोलर जेट स्ट्रीम ऊपर है, तो यहां तो कोरियालिस फोर्स बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या नीचे है, नहीं ऊपर है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं,
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये ऐसे नहीं चल पाती हैं। ये अब देखा जाए तो ये ऐसे नहीं चल पाती हैं साथियों, ये ऐसे नहीं चल पाती हैं। यहां हाई प्रेशर और लो प्रेशर ना, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के पैरेलल प्रवाहित होती हैं, पैरेलल। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं यहां वाली विंड में कह रहा हूं कि ये ना समझो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है। ये कैसे चलती हैं? इस तरीके से। ये मेरे हाथों को देखिए, इस तरीके से मूवमेंट इनका है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर नहीं, ये इस तरीके से मूवमेंट, ये देखिए साथियों। ऐसी हवा जो कोरियालिस फोर्स के कारण, ऐसी हवा, ऐसी विंड जो कोरियालिस फोर्स के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर के पैरेलल प्रवाहित होने लगे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ना जाए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर ग्रेडियंट के पैरेलल फ्लो होने लगे, पैरेलल। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर है, ये दोनों, समझ रहे हैं? और इनके बीच क्या मूव करे? हवा इस तरीके से, ये ऐसे ना मूव करे हवा, हवा यू ना मूव करे, हवा यू मूव करे। बात को समझे कि नहीं? ऐसे विंड को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। यानी कि साथियों यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो यहां सीधे लिख सकते हैं, दोज विंड विच मूव पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट called as called as जियोस्ट्रॉफिक विंड। यानी कि वे हवाएं जो दाब प्रवणता के समानांतर प्रवाहित हों, जो दाब प्रवणता के समानांतर प्रवाहित हों, उसे भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। ये बात समझ में है? और ये कैसे हो सकता है? जब कोरियालिस बल कम हो। और कोरियालिस बल कहां कम होगा? जैसे आप पोल पर जाएंगे या एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर। इसीलिए जो जेट स्ट्रीम होती है वो जियोस्ट्रॉफिक हैं, इनमें कोरियालिस बल बहुत ज्यादा होगा, कोरियालिस बल बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। कोरियालिस बल का मान सर्वाधिक होना चाहिए। और कहां होगा? या तो पोल पर आप पहुंच जाओ, और या तो कहां पहुंच जाओ? एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर। क्लियर? तो उम्मीद है साथियों जियोस्ट्रॉफिक विंड आपको क्लियर हो गया, ये कैसी विंड्स हैं। अब आगे 27 28 वाली जो क्लास है वो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है, उसको मैं बाखूबी तरीके से समझाया हूं। बाकी आप वहां पर देख सकते हैं इस तरीके से ये मूव करती है। ठीक है? तो ये मैं 26वीं, हालांकि इसे मुझे 29वीं क्लास में, 29 वाली क्लास में बताना था, लेकिन मैं भूल से एक तरीके से 27 28 पहले वो क्लासें दे दिया हूं। और मैंने सोचा शायद 29वीं क्लास में जियोस्ट्रॉफिक बताएंगे, लेकिन 26वीं क्लास का गैप हो गया, मतलब 26 नंबर मेरे ध्यान में नहीं रहा। मैंने 25 तक बनाए, उसके बाद 27 28 कर दिया क्लास, 26 वाली क्लास नहीं रही उसमें। तो ये बाद में अपलोड हो रही है, लेकिन आप सीरीज से आप वीडियो देखिएगा,
25, 26, 27 एकदम सीरीज से ही वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।